नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम आपको बताएंगे गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी मछली पालन की। इसके अलावा कामयाब किसान में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्हें मैंगो मैन के नाम से पुकारा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम बात करेंगे गेंदे की। आइए जानते हैं कि किस तरह से आप गेंदे की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अच्छी पैदावार के लिए आप किन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा जब अन्य फसलों की बात की जाती है तो उसमें फूलों की खेती का जिक्र भी होता है। फूलों की खेती की सबसे अच्छी बात ये है कि ये नकदी फसलें हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। किसान जब फूलों की खेती का चयन करते हैं तो उसमें गेंदा का स्थान सबसे ऊपर होता है, जिसकी वजह भी साफ है। इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ये एक सदाबहार फूल है जिसकी उपज तीनों सीजन में ली जा सकती है। गेंदा की व्यावसायिक खेती करने के लिए वैसे तो हर तरह की मिट्टी ठीक होती है, लेकिन पैदावार में इजाफा पाने के लिए दोमट, मटियार दोमट व बलुआ दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकासी का बेहतर गुण होता है। खेत तैयार करने के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाएं और मिट्टी को भुरभुरा बनाकर क्यारियां बना लें और खाद इस तरह से मिलाएं। 200 क्विंटल कंपोस्ट खाद, 120 से 160 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस और 60 से 80 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से लें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा खेत में डाल दें। इसके बाद किसान गेंदे की नर्सरी तैयार करें। चाहे तो तैयार पौधों को नर्सरी से खरीद कर भी खेत में रोपा जा सकता है। इसकी रोपाई खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में की जा सकती है। वैसे इन्हें लगाने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर-अक्टूबर होता है। हालांकि सीजन के हिसाब से पौधे की दूरियां अलग अलग होती हैं। इस तरह की जो हाइब्रिड प्रजाति आई हैं, किस्में आई हैं, यह सामान्य तौर पर गमलों में उगाए जाने वाली प्रजाति हैं। लेकिन अगर हम इन्हें अपने कृषि क्षेत्र में उगाकर फसल उगाएं तो इससे 2 हमें फायदे होने वाले हैं। एक तो यह कम अवधि में ही फसल समाप्त हो जाती है, ताकि हम इसी अवधि में दूसरी फसल की रोपाई करके दूसरी फसल भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। पैदावार अच्छी मिले और फूलों का आकार व रंग भी बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि किसान संकर किस्मों का चयन करें। पूसा अर्पिता, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, इसके अलावा अफ्रीकन गेंदा और फ्रांसीसी गेंदा किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। हर पौध में फूल की संख्या ज्यादा हो, इसके लिए पिंचिंग का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर रोपाई के 30 से 40 दिनों के अंदर पिंचिंग कर लें। साथ ही खेत में निराई गुड़ाई का भी ध्यान रखें। 15 से 20 दिनों में निराई गुड़ाई करते रहें। इससे मिट्टी में हवा का संचार ठीक से होगा और खरपतवार पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। जबकि हमारी जो 2 वैरायटियां हैं, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा जो है, उसमें वो तोड़ना पड़ता है। तो उस पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा में आपको 20 से 25 दिन लगाने के बाद उनके ऊपर से, जिसको हम पिंचिंग कहते हैं, फुनगी तोड़ना, उनको आप तोड़ दीजिए, जिससे उसमें बढ़वार ज्यादा हो और जितनी ज्यादा उसमें फैलाव होगी उतने पुष्प उसमें ज्यादा आते हैं और उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी होती। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि किसान भाई इसकी जो पिंचिंग है उससे फूल लेने की समय अवधि को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें डबल पिंचिंग कर देते हैं तो पुष्प बाद में आएगा, एक पिंचिंग कर देते हैं तो पुष्प जल्दी आ जाता है। और किसान भाइयों ने देखा होगा कि अगर वो पिंचिंग नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद ही आ जाता है। तो पहली पिंचिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पिंचिंग नहीं करेंगे अफ्रीकन में तो उन्हें उत्पादकता प्राप्त नहीं हो। गेंदे में सिंचाई की बात करें तो खेत में नमी के हिसाब से सिंचाई करती रहनी चाहिए। किसान 5 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि सीमित या कम पानी में अच्छी पैदावार लेना है तो ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग कर सकते हैं। इससे पानी भी कम लगता है और खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। इस तरह से सीमित संसाधनों में भी गेंदे की भरपूर उपज ली जा सकती है।
सामान्य तौर पर रोपाई के 60 से 70 दिनों में फूल आने शुरू हो जाते हैं और 90 से 100 दिन तक आते रहते हैं। तैयार फूलों की तुड़ाई शाम के समय करके किसान समय से मंडी या बाजार पहुंचाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में विस्तार से जाना। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मछली पालन के बारे में अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मछली पालन की। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसे देखते हुए सरकार और मछली पालक भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ऐसे में आज की तारीख में क्या है हमारी वर्तमान स्थिति और किस तरह से मछली पालकों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें की जा रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में मछली व्यवसाय दो तरह से फल फूल रहा है। पहला तो तटीय इलाकों में मछली पकड़कर और दूसरा तालाबों में मछली पालन करके। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति के लिए सरकार मत्स्य के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। PMMSY के तहत अतिरिक्त 70 लाख टन मत्स्य उत्पादन, 1 लाख करोड़ रुपए मत्स्य निर्यात, अगले 5 सालों में 55 लाख रोजगार के अवसर लाने जैसे लक्ष्यों को रखा गया है। इस योजना का लाभ खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 526 करोड़ के निवेश लक्ष्य की परिकल्पना है, जिसके तहत RAS और बायोफ्लोक तकनीकों को अपनाने और बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उत्पादन लागत को कम करने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला, नेटवर्क, फीड प्लांट, कोल्ड चेन जैसी सुविधाओं के विकास के साथ सारी सुविधाओं को एक जगह संजोया जाएगा। इसके लिए क्लस्टर मॉडल बनाए जाएंगे। वहीं पिछले कुछ सालों में हमारे देश में मीठे पानी में मछली उत्पादन बढ़ा है। करीब 8 मिलियन टन उत्पादन के साथ हम बेहतर स्थिति में, जिसमें देसी मछलियों का प्रतिशत अधिक है। वहीं कैटफिश का उत्पादन में भी 8 लाख टन से ज्यादा हो रहा है। साथ ही झींगा उत्पादन में भी हमने काफी बढ़त ली है। मौजूदा समय में हम मत्स्य उत्पादन में कहां हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं, जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक जी से। जब आप भारत का प्रोडक्शन देखेंगे मछली का, लास्ट 7 दशक में हम 1 मिलियन टन से भी कम मछली हमारा प्रोडक्शन होता था। पूरा प्रिसाइज में बोलना चाहूँगा, 7.5 लाख टन से आज के दिन में 142 लाख टन हम मछली के उत्पादन 19 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। एंड इसके लिए शोध का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बोलेंगे, जब हम खेती कर आज के दिन में हम बोलते हैं कि 8 मिलियन टन हमारा फ्रेश वाटर प्रोडक्शन होता है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से प्रोडक्शन होता है। पहले आपका प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। पहले बीज के लिए हम डिपेंड करते थे नदी के ऊपर। जब बारिश होगा, बाढ़ आएगा, नदी से हम पकड़ेंगे बीज, छोटा छोटा बीज पकड़ेंगे, देन हम यूज करेंगे। जो हम सोचते थे कि कटला रोहू हम पकड़ेंगे, लेकिन क्या पकड़ते थे हमको पता नहीं था बीज में। आज के दिन में 100% बीज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में जो टेक्नोलॉजी हुआ हम 1957 में, वही टेक्नोलॉजी से आज 100% सीड रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल होता है। आज के दिन में 3000 से भी ज़्यादा हमारा हैचरी है कंट्री में। हम बोलते हैं 52 बिलियन
सीड फ्राई, मेनली फ्राई, कार्प फ्राई हमारा आज के दिन में प्रोडक्शन होता है। वही एक टेक्नोलॉजी जो रिवोल्यूशनाइज किया है। आज के दिन में हम सिर्फ इंडियन मेजर का बोलते नहीं, आज के दिन में 70 से ज़्यादा मछली का हम ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। सिर्फ कार्प नहीं, कैटफिश नहीं, आज के दिन में जो मरेल हम बोलते हैं या ब्रैकिश वाटर में जैसे मलेट बोलते हैं, मिल्क फिश बोलते हैं, पल्स फिश बोलते हैं, या मेरीन में आज के दिन में जो कैज कल्चर करते हैं, नया नया मछली, कोबिया, पंपन और ग्रुपर, ये सब का मछली का हम जो प्रजनन विकसित किए हैं। और कल्चर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले तालाब में प्रोडक्शन कितना होता था, 500-600 किलो होता था पर हेक्टेयर में। आज के दिन में हमारा जो नेशनल एवरेज प्रोडक्शन है 3.5 टन से ज़्यादा है। लेकिन आपको हमारे खेती फार्मर के पास जाएंगे 10 टन 15 टन वेरी कॉमन है, जो कार्प में करते हैं। जो कैटफिश में करते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो नया नया टेक्नोलॉजी हुआ, सिर्फ कार्प कैटफिश नहीं, फूड फिश नहीं, ऑर्नामेंटल फिश, नया नया मछली, फ्रेश वाटर का छोड़िए, ब्रैकिश वाटर, मेरीन जो डामसेल क्लाउन जैसे मछली है, एक एक मछली 2 इंच का मछली को $3 $4 में हम बेच सकते हैं। जो झींगा, छोटा झींगा, एक एक झींगा को 2 इंच का साइज का झींगा आप $10 तक भी प्राइस होता है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो शोध हुआ है वो धीरे धीरे पूरा देश में उसको स्प्रेड हुआ है। उसको छोड़ के जो मछली पालन करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, आहार चाहिए। जो बीमारी होता है उसको डिजीज मैनेजमेंट चाहिए। ये सब के मिट्टी पानी के ऊपर चाहिए, सोच चाहिए, ये सब के ऊपर हमारा टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है। और आज के दिन में और एक हम बोलते हैं, जो मछली का पोटेंशियल कितना है बढ़ने का, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो हम बोलते हैं एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, जो आप लोग सुने होंगे जयंती रोहू, जो मछली सेम रोहू जो 1 साल में 1 किलो होता था, उसी को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके आज के दिन में 12 जनरेशन हम कर चुके हैं। एक जनरेशन के लिए 3 साल लगता है, तो 12 जनरेशन में हम लोग एटलीस्ट कम से कम 50 से 60% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम दिखाए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी जिसको हम काटला में, फ्रेश वाटर प्रॉन में भी लिए हैं, उसके हमारा फ्यूचर टारगेट है और ज़्यादा से ज़्यादा मछली हम लेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हमारा शोध हुआ है सब विषय के ऊपर शोध हुआ है, सिर्फ मिट्टी पानी से लेकर हार्वेस्ट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, उसके बाद जो नदी में धीरे धीरे मछली कम हो रहा है उसको कंजर्वेशन कैसे करेंगे, सब के ऊपर हमारा शोध रहा है। मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा समय में इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए।
इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। किसी भी फसल या उत्पाद को किसी स्थान की पहचान बनने में थोड़ा समय तो लगता है। इस दौरान चुनौतियां भी आती है, लेकिन ये सफर बेहद ही दिलचस्प होता है। आज हम बात करेंगे कच्छ की पहचान बन रहे केसर आम की और मिलवाएंगे इसकी सफलतापूर्वक खेती करने वाले एक कामयाब किसान बटुक सिंह से, जिन्हें अब मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। कच्छ की तस्वीर बदल रही है। खारे पानी और बेजान जमीन के लिए जाना जाने वाला कच्छ अब बागवानी के क्षेत्र में नाम कमा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों ने इस नमकीन जमीन में मीठे फल देने शुरू कर दिए हैं और इसके पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो वो है यहाँ के किसान, कृषि विशेषज्ञ और सरकार, जो लोहे को भी सोने में बदलने का हुनर रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने आम की एक किस्म को कच्छ का पर्याय बना दिया है। दूर तक फैले इस आम के बाग के मालिक हैं किसान बटुक सिंह जडेजा जी, जो पिछले कई सालों से धरती को संवारने का काम कर रहे हैं। 3 एकड़ से शुरू किया गया उनका ये कारवां आज 300 एकड़ के सफलतम पायदान पर है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बटुक सिंह जी ने कई उतार चढ़ाव पार किए हैं और आज वो कच्छ में मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं। कैसा रहा उनका ये हरियाली भरा सफर, आइए जानते हैं उन्हीं से। तो पुराने ऐसे तो मेरे फादर भी खेती करते थे, लेकिन ज़मीन बहुत कम था और कच्छ में हर साल काल होते थे, बारिश नहीं आती थी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा खेती में बहुत प्रॉब्लम रहते थे। तो हम सोचा कि अभी क्या करना है, कैसे। तो मैं तो पढ़ता था और हम 5 भाई हैं साथ में और सबसे बड़े मैं हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि उस टाइम पे हम लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, मस्कत है, दुबई है, ऐसे। तो उस टाइम पे मैं पासपोर्ट निकाल के मैं मस्कत गया 77 में। फिर मैं पढ़ाई छोड़ दिया। मैं उस टाइम पे 18 साल का था। तो मस्कत यहाँ हम 8-9 साल कमाए। यहाँ से हम लोग पैसे बेचते थे मेरे फादर के पास, तो वो ज़मीन भी लेते थे। ज़मीन लेके मैं 8-9 साल बाद कच्छ में आए। तो ऐसे तो हमारी रिटर्न वीज़ा थी, टिकट भी दिया था कंपनी ने, लेकिन मेरा फादर ने बताया कि अभी आपको खेती में जो ज़्यादा काम हमको करना है, और खेती के बहुत शौक़ था मेरा फादर को। बस हमने स्टार्ट किया खेती में। तो उस टाइम में मैं ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर लेके हम, ज़मीन थी काबर की उबर थी, सब लेवल किया, काम किया। हम सोचा 5 साल से सब काम करते थे, लेकिन खेती में कुछ बचत नहीं था। उस टाइम पे बहुत परेशान होती थी खेती में, कोई बचते नहीं थे, खाना खाते थे और काम करते थे। तो मैं सोचा क्या करें, अभी तो ऐसी जो खेती चलेगी।
इसलिए हम लोग मैंगो के ऊपर नज़र डाला कि हम मैंगो कर सकता है, क्योंकि कच्छ की ज़मीन ऐसे तो बारिश तो कम होती थी, लेकिन पाताल में पानी होते थे बोर बनाने के लिए। तो हम केसर मैंगो पे उस टाइम पे चौकस किया कि हमको केसर मैंगो लगाना है। स्टार्टिंग 93 में किया हम तो, लेकिन उस टाइम में हम सपना बहुत बड़े देखते थे कि किसान को प्रॉब्लम क्या क्या है, भविष्य में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो मैं सोचा कि किसान को दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पूरी फसल पका के अगर मार्केट में जाएगा तो वो किसान भाव नहीं कर सकता है कि मार्केट में दलाल भाव करेंगे। तो इसलिए हम क्या कर सके, तो हम वो सपने देखते थे कि हम ऐसा करें कि हम क्वालिटी में जाए। अगर हमारे पास अच्छा क्वालिटी होगी तो मार्केट हमारे पास आएगी। तो उस टाइम पे अगर मार्केट आएगी यहाँ तो क्वालिटी भी होगी, अगर क्वालिटी होगी तो हमको क्वांटिटी में जाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सके, तो हम अकेला एक छोटा होगा हमारा नहीं पहुँच सकेंगे। तो हम पूरा एरिया को, पूरा किसान लोग को, भाइयों को हम इकट्ठा किया, हम एक मीटिंग किया पूरा, तो उसको समझाया कि देखो अगर ज़माना बदल गए हैं, हम बहुत पीछे हैं, अगर आगे जाना है, हमारे बच्चे लोग पढ़ सके, खेती अच्छे होए, थोड़ी प्रॉफिट होए तो हम सुखी हो जाए। तो ये हमारा विचार है, हमारा सोच ये है। तो सबको ऐसा लगा कि ये बात सही है, लेकिन 3 साल उसको राह देखना पड़ेगा, ऐसा है, बहुत दलील ने किया। तो समझा के फिर किसान लोग ऐसे बताया कि बापू आप करो, हम देखें। तो 93 में कोई ऐसा किसान खड़ा नहीं हुआ। हम स्टार्ट किए, हम आगे बढ़ा। हम पहले तो 3-4 साल हो गया, फिर हम उसमें क्वालिटी देखा तो कैसे क्वालिटी होना चाहिए, मैंगो कैसा होना चाहिए, उसकी साइज़ कैसा होनी चाहिए, उसकी छाल कैसी होनी चाहिए, अंदर का घोटली कैसी होनी चाहिए, अंदर का रेशा कैसा होना चाहिए, अंदर का मावा कैसा होना चाहिए, और कलर कैसा होना चाहिए, और आखिर में इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। वो पूरा रिसर्च करके हम लोग पूरा जो पौधा लगाया था उसमें 45 पौधा निकाल दिया और 55 पौधा रखा, उसका हम मदर प्लांट बनाया। इसके बीच में हर साल गुजरात गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर हर साल में कंपटीशन होता है, हर अलग अलग जगह पे। मेरे को पेपर पढ़ा तो मालूम हुआ कि कंपटीशन में तो जाना चाहिए। हम साहब लोग को पूछा तो वो बोला नहीं आप जाओ। उस टाइम में हमारे अमरेली कोहिनूर वो हर साल में अलग अलग जगह पे रहते हैं। हम 4 साल सतत फर्स्ट नंबर क्वालिटी में लिया, और तीसरी छठे बार हम सरदार पटेल अवार्ड जो हर गुजरात में एक को मिलता है। तो उस टाइम में मेरे को जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में मोदी साहब, उस टाइम पे सीएम था मोदी साहब ने हमको 51,000 का चेक और हमारा सम्मान किया क्वालिटी में, सरदार पटेल अवार्ड, समझा। तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ा। परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी के क्षेत्र में आए, बागवानी के लिए आम को चुना। 1993 में बागवानी की शुरुआत की। उस समय की मूल समस्याओं और समाधान निकालने का प्रयास किया। गुणवत्ता के साथ साथ पैदावार पर फोकस किया। समय के साथ चलने के लिए किसानों को भी जागरूक किया। आम की गुणवत्ता के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया। 3 एकड़ से बागवानी शुरू की थी। पैदावार के बाद खुद का बाजार तैयार किया। आम की नर्सरी भी तैयार की। आम की बिक्री के लिए खुद का लोगो बनाया। कृषि से संबंधित मेलों में भी हुए शामिल। अपने इस काम के लिए कई बार पुरस्कृत भी किया गया। 2006 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने सिंगापुर भेजा। इनके उगाए आम जांच के हर पहलू पर खरे उतरते हैं। बटुक सिंह जी मानते हैं कि कच्छ में जो भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार का। सरकारी योजनाएं हर कदम पर किसान का साथ दे रही हैं, जिससे किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और बागवानी का दायरा भी। उम्मीद है आपको मैंगो मैन बटुक सिंह की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।